तो दूसरा जो नियम है, दूसरा नियम कहता है कि भाई इस नियम के कारण, पहले नियम के कारण जो ईएमएफ पैदा हो गए हैं, है ना, दूसरा नियम ये कहता है कि पहले नियम के कारण जो ईएमएफ पैदा हुए हैं वो ईएमएफ फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर करते हैं। यानी कि चालक में उत्पन्न ईएमएफ फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर करते हैं। ये आपका सेकंड लॉ है फैराडे का। मतलब आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा कि आपकी जब मोटरसाइकिल है, आजकल तो आधुनिक आने लग गई, उसमें दूसरे साधन लगने लग गए, जब स्पीड लो करते थे तब लाइट भी लो हो जाती थी, देखा आपने? हाँ, तो वो क्या कारण से होता था? क्योंकि जो आपका जनरेटर लगा उसमें डायनेमो लगा होता है मोटरसाइकिल में। वो डायनेमो क्या है, गति के स्पीड के साथ में जैसे ही हम भगाएंगे उसको तो वो ज़्यादा वोल्टेज बनाएगा, ज़्यादा वोल्टेज बनाएगा तो बल्ब को पूरे वोल्टेज मिलेंगे, तो बल्ब पूर्ण रूप से प्रकाशित होगा। अब मोटरसाइकिल को हम धीरे कर लेंगे तो डायनेमो की स्पीड भी लो हो गई, डायनेमो की स्पीड लो हुई तो वोल्टेज का मान भी गिर गया। ये फैराडे का सेकंड लॉ अप्लाई होता है उस पर हमेशा, ठीक है ना। मतलब फ्लक्स परिवर्तन की दर, भाई स्पीड लो होगी तो फ्लक्स परिवर्तन की दर घट जाएगी, ठीक है ना, और स्पीड बढ़ेगी तो फ्लक्स परिवर्तन की दर भी बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि फ्लक्स परिवर्तन की दर पे जो है ईएमएफ निर्भर करते हैं। जितनी इस दर का मान बढ़ेगा, ये फ्लक्स परिवर्तन की दर बढ़ेगी, उतने ज़्यादा ईएमएफ बढ़ते जाएंगे। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है, ऐसा नहीं है कि उसमें अपन परिवर्तन की दर बढ़ाते जाएंगे तो ईएमएफ भी बढ़ते जाएंगे। इसकी भी एक लिमिट है, चालक जितना बढ़ा सकता है उतना ही बढ़ाएगा। तो ये परिवर्तन की दर पर निर्भर करते हैं। इसका जो सेकंड लॉ का एक फॉर्मूला भी बनता है आपका, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी प्रोपोर्शनल। ये जो ईएमएफ जो उत्पन्न होता है वो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के समानुपाती। डेल्टा यहाँ मतलब परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है और समय में भी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। इन दोनों का ये हो गया ई, इस प्रकार से निकल जाता है। अब समझ में आ रहा है ना आपके, भाई किस प्रकार से पहला नियम काम करता है, किस प्रकार से दूसरा नियम काम करता है, आ रहा है समझ में? अब है ईएमएफ के प्रकार। यहां ईएमएफ के प्रकार जो मैंने लिखा है वो थोड़ा सा ये है भाई, हम मतलब किस प्रकार से ईएमएफ के जो प्रकार हमने दो नाम दिए हैं अपन ने। एक नाम दिया है गतिज प्रेरित ईएमएफ, ठीक है, और दूसरा नाम दिया है स्थिर प्रेरित ईएमएफ। पहला नाम हो गया आपका गतिज प्रेरित ईएमएफ, दूसरा नाम हो गया स्थिर प्रेरित ईएमएफ। ये है ईएमएफ के प्रकार। गतिज जो प्रेरित ईएमएफ है वो कैसे उत्पन्न होंगे? वो जैसा नाम से स्पष्ट है, गति के कारण ही होंगे। उसमें क्या करेंगे हम, जैसे अभी हमने देखा कि ये कोयल ली आपने,
एक चुंबक लिया, मैग्नेट लिया आपने, और उस मैग्नेट को हिलाया तो यहाँ पे जो है वोल्टेज का मान, वोल्टेज उत्पन्न हुआ है। इसमें एक चीज़ को गति देनी पड़ रही है अपने को। हम चाहें तो मैग्नेट को स्थिर रख सकते हैं, कोयल को घुमा सकते हैं, कोयल यहाँ चालक हो गई, हम चालक को घुमा सकते हैं। यानी हम दोनों में से, इन दोनों में से, चाहे चुंबक या कोयल, इन दोनों में से हमें एक को गति देनी पड़ेगी। तो गति देने के कारण जो ईएमएफ पैदा हो रहे हैं वो गतिज ईएमएफ कहलाएंगे। तो जैसे इसमें चुंबकीय क्षेत्र या चालक दोनों में से किसी एक के गति करने पर उत्पन्न होने वाले ईएमएफ गतिज ईएमएफ कहलाएंगे आपके, गतिज ईएमएफ कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल बताओ, गतिज ईएमएफ कहाँ पैदा हो रहे हैं, किस में हो रहे हैं? पहला एग्जाम्पल, मतलब एक ही है आपका जनरेटर, ठीक है ना। जनरेटर, अगर इस जनरेटर जो है वो एग्जाम्पल है गतिज प्रेरित ईएमएफ का। यानी आपसे पूछा जाए कि अल्टरनेटर या जनरेटर दोनों में कौन से प्रकार के ईएमएफ प्रेरित हो रहे हैं, ये सवाल में एग्जाम में आता है कई बार, कौन से प्रकार के ईएमएफ प्रेरित हो रहे हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? गतिज प्रेरित ईएमएफ। गति के कारण जो ईएमएफ पैदा हो रहे हैं, इसमें क्या करना पड़ रहा है अपने को? या तो चुंबकीय क्षेत्र को या चालक को, दोनों में से किसी एक को गति करवानी पड़ रही है ना। दोनों में से किसी एक को गति करवाएंगे तो फ्लक्स का छेदन होगा, और फ्लक्स का छेदन होने से इसके अंदर ईएमएफ पैदा हो जाएंगे। दूसरा है आपका स्थिर प्रेरित ईएमएफ। दूसरा क्या है? स्थिर प्रेरित स्टैटिकली ईएमएफ, स्थिर प्रेरित ईएमएफ। ये कैसे पैदा होंगे? इसमें क्या करेंगे हम? इसमें क्या करेंगे कि कोई प्रकार की गति नहीं होगी, ये आपकी दो कोयलें पड़ी हैं। एक कोयल को आपने सप्लाई से जोड़ा है और दूसरी कोयल के अंदर ईएमएफ पैदा हो गए बिना किसी टच के, बिना किसी विद्युतीय संबंध के, है ना। बिना किसी विद्युतीय संबंध के, बिना किसी टच के इसके अंदर क्या होंगे? आपके ईएमएफ उत्पन्न हो गए। इस कोयल को सप्लाई दी और इस कोयल में ईएमएफ पैदा हो गया। इसका भी मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा आपको। ये एक ट्रांसफार्मर का एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें ये अगर यहां पे मैं अगर डीसी सप्लाई दूंगा तो इसके अंदर ईएमएफ केवल स्विच को ऑन ऑफ करने पर ही बनेंगे, हमेशा नहीं बनेंगे। जब मैं स्विच को ऑन ऑफ करूंगा उसी समय, एक समय के लिए, एक क्षण के लिए ईएमएफ बनेंगे जब मैं इसको डीसी सप्लाई से जोड़ूंगा। और मैं यदि इसको एसी सप्लाई से जोड़ देता हूं अल्टरनेटिंग करंट से, तो यहां फिर हमेशा वोल्टेज बने रहेंगे जब तक सप्लाई जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि एसी सप्लाई से जोड़ने से क्या होगा कि फ्लक्स में परिवर्तन ऑटोमेटिक होता रहता है, क्योंकि धारा की दिशा और मान बार बार बदल रहे हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान बदल रहा है फैराडे के नियम के अनुसार, ठीक है ना। तो बार बार बदल रहा है, बार बार बदल रहा है, तो इसके अंदर भी ईएमएफ जनरेट हो जाएंगे।
देखो दोबारा से बोल रहा हूं मैं, ध्यान दे लेना, बहुत काम की चीज है। अगर दो कोयलें आपस में पड़ी हुई है और दूसरी कोयल में ईएमएफ उत्पन्न करना है, अगर डीसी सप्लाई से आपने प्रथम कोयल को जोड़ा है तो केवल स्विच ऑन करने पर या ऑफ करने पर एक क्षण के लिए इसके अंदर सेकेंडरी में द्वितीय कुंडल में वोल्टेज उत्पन्न होंगे, बाद में नहीं होंगे, है ना, एक क्षण के लिए, जब आप स्विच ऑन करोगे तब या ऑफ करोगे तब। और अगर हम इसको एसी सप्लाई से जोड़ देते हैं तो परमानेंट जब तक सप्लाई लगी हुई है तब तक इसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो जाएंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए भी नहीं है ये, फिर भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इसका प्रैक्टिकल मैं अभी आपको करवा दूंगा। तो इस प्रकार से जो है ये है आपके स्थिर प्रेरित ईएमएफ। कौन से ईएमएफ हो गए? स्थिर प्रेरित ईएमएफ। ये जो ट्रांसफार्मर इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल हो गया आपका ट्रांसफार्मर, और इसका एग्जाम्पल हो गया आपका जनरेटर, चाहे वो एसी का हो चाहे डीसी का हो। बंद कर दो।